महंगाई महंगाई महंगाई, चारों तरफ महंगाई हो चुकी है। पेट्रोल के भाव को लेकर, गैस को लेकर, खाने पीने को लेकर, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या आप कहीं ट्रैवल पर जाते हैं तो वहां पर भी अच्छा खासा बजट आपका हिल जाता है। पूरे महीने का बजट यहां पर आपका बिगड़ जाता है अगर आप एक्स्ट्रा कोई खर्च कर देते हैं। कपड़ों में भी महंगाई आ चुकी है और इसी के साथ खाने पीने या कोई अन्य चीजों में भी महंगाई देखने को मिल रही है। आज के समय में 10,000 20,000 जो इनकम है वो बिल्कुल भी नहीं रहती है, सारा का सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो लगभग 50,000 रुपया महीना आज का बजट जो है वो एक आम नागरिक का माना जाता है। 50,000 अगर आपके पास नहीं है तो ना ही आप सुविधा अपनी करवा सकते हैं, खाने पीने की सुविधा नहीं होगी, ना ही आपको कोई हॉस्पिटल की दवाइयों की सुविधा होगी। तो लगभग 50,000 रुपया आपको हर महीना जरूरत पड़ जाती है। अब इस 50,000 रुपये के लिए आप कितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट हो, फिर चाहे वो एफडी हो, पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश करते हो, प्रॉपर्टी या म्यूचुअल फंड में, 50,000 रुपया आपको हर महीना मिलेगा। लेकिन उसके लिए कितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना निवेश आपको करना पड़ सकता है, इसकी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, आपको मजा ही आ जाएगा, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हमने डिटेल आपको जानकारी दी है कि अगर आपको हर महीना 50,000 रुपया चाहिए तो सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। चाहे वो सरकारी बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, कोई भी बैंक हो। एफडी में अगर आप 50,000 रुपया हर महीना चाहते हैं तो कितना अमाउंट रखना होगा, या फिर प्रॉपर्टी आपको कितने की खरीदनी चाहिए, सारी डिटेल एनालिसिस के साथ सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर लाए हैं। अच्छा, जो भी इंटरेस्ट रेट जो डाटा हम बताएंगे वो प्रॉपर तरीके से ढूंढ के अच्छे तरीके से लेकर आए हैं, तो उसमें आपको कोई भी डाउट या क्वेरी नहीं होनी चाहिए। यहां पर ध्यान रखिएगा, हम उन्हीं इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी देंगे, साथ साथ में उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है या टैक्स कॉम्प्लिकेशन है वो भी बताने की कोशिश करेंगे कि सेविंग अकाउंट में जो ब्याज मिल रहा है उस पर कितना टैक्स क्या लगेगा, या एफडी पर कितना टैक्स क्या लगेगा, ये भी पूरी जानकारी आपको देंगे। तो टैक्स कंप्लायंस भी बताएंगे, साथ में इन्वेस्टमेंट भी बताएंगे कितना आपको करना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो रेगुलरली मिलते रहें। दोस्तों, कई लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। कम से कम 1,000 लाइक तो हो जाने चाहिए। कमेंट भी भर भर के करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के बारे में करें, कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, और लाइक के शेयर के अलावा आप सब्सक्राइब भी जरूर करें। आइए आ जाते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में हर महीना अगर आपको 50,000 रुपये इनकम चाहिए तो कितना पैसा इसमें आपका होना चाहिए, यानी कितना पैसा आप इसमें निवेश करें। ध्यान रखिएगा, यहां पर अभी हम गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक की बात करेंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक, यह बैंक सेविंग अकाउंट पर आपको 2.25% रेट दे रही है। 50,000 रुपया हर महीना अगर आपको कमाना है तो 2,66,00,000 रुपीज आपको इस बैंक में डालने होंगे, तब जाकर हर महीना आपको 50,000 रुपया मिलेगा। अच्छा, एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक हो गई, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, अच्छा आईसीआईसी बैंक हो गई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक। इन बैंकों के अंदर आपको 2.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है सेविंग अकाउंट में। 50,000 रुपया हर महीना अगर आपको कमाना है, 2,40,00,000 रुपये आपके पास होने चाहिए। इस बैंक में अगर आप डालेंगे तो हर महीना 50,000 रुपया आप कमा पाएंगे। कैनरा बैंक की बात करें तो 2.55% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है सेविंग अकाउंट में। 2,35,00,000 रुपए आपको इसमें जमा करने होंगे। पंजाब एंड सिंध बैंक और आईडीबीआई बैंक, जिसके अंदर 2.60% का ब्याज मिल रहा है, 2,30,00,000 रुपए आपको इसमें जमा करने होंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें 2.65% का रेट है, 2,26,00,000 रुपए इसमें आपको जमा करने हैं। यस बैंक की बात करें तो 3.5% का ब्याज मिल रहा है और 1,71,00,000 आपको इसके अंदर जमा करने होंगे। अब ये जो नीचे के जो दो है, इंडस्ट्रियल बैंक, जिसके अंदर डेली बैलेंस आपका यहां पर होना चाहिए, तो 4% का रेट मिलेगा। और सबसे खूबसूरत देखिए, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में आपको 4% का मिलता है। सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया आप इसमें डालेंगे
तो आप हर महीना 50,000 रुपया कमाएंगे। जबकि और बैंकों के अंदर आप डालेंगे तो 2 करोड़ से ज्यादा पैसा आपको डालना होगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपको 1.5 करोड़ में ही 50,000 रुपये हर महीने मिल जाते हैं। तो 50,000 रुपये हर महीने चाहिए तो पोस्ट ऑफिस में आप डाल सकते हैं, 4% का ब्याज मिलता है। अदरवाइज आपको 2.5 से 3% का ब्याज अलग जो गवर्नमेंट बैंक है या प्राइवेट बैंक है वो दे रही है। अच्छा, इससे भी बढ़िया जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, लेकिन आपको हर महीना 50,000 रुपया दिया जाएगा। बात करते हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की। 3.1% रेट है सेविंग अकाउंट में। इसमें आपको 1 करोड़ 93 लाख रुपए डालना होगा। एक बार अगर आप डाल देंगे हर महीना आपको 50,000 रुपए मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट की बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक की, 5.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1 करोड़ 9 लाख रुपए आपको जमा करने होंगे। अच्छा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास या ईएसएफए या उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक में 6.5% का ब्याज आपको मिल रहा है सेविंग अकाउंट में। जो कोई भी बैंक आपको एफडी पर नहीं देती है वो ये सेविंग बैंक अकाउंट में दे रही है। एयू, इक्विटास, ईएसएफए, उज्जवल, इसमें सिर्फ आपको 92 लाख रुपीस डालने होंगे, जिसमें आपको 50,000 रुपया हर महीना मिलेगा। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष हो गया, यूनिटी हो गया, सिवलिंक हो गया, यहां पर आपको 7% मिल रहा है। सिर्फ 85,71,000 आपको डालना होगा। सूर्योदय की बात करें तो 7.5% मिलेगा। यहां पर आपको 80 लाख में ही हर महीना 50,000 रुपया मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है और आपको हर महीना 50,000 रुपया मिल रहा है। अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक में करते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लेकिन आपको 50,000 रुपया हर महीना दिया जाएगा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे आपको टैक्सेबिलिटी क्या आएगी। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर एनुअल टैक्सेबल इंटरेस्ट जो आपका 50,000 रुपया 12 महीने के हिसाब से 6 लाख रुपया आपका टैक्सेबल होता है। न्यू रिजिम के हिसाब से 12 लाख तक आपको छूट मिलती है, 6,000 आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा। यानी इस 6 लाख पर अगर 12 लाख के अंदर इनकम है कोई टैक्स नहीं देना है। ओल्ड रीजन की बात करें तो 5 लाख तक बेनिफिट मिलता है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन यहां पर हमारा 6 लाख रुपया है तो यहां पर हमें जो है वो टैक्स लायबिलिटी आ सकती है। एटीटीटी है, एटीटीटी बी का फायदा आपको मिलता है। सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपया, नॉन सीनियर सिटीजन को 10,000 रुपया। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें, 6 लाख में 50,000 अगर आप सीनियर सिटीजन है, कम करके 5.5 लाख रुपए हो गए। 5 लाख पर आपको 10,000 का टैक्स आ जाएगा, सीनियर सिटीजन को 3 लाख का फायदा मिल जाता है। रिमेनिंग 50,000 पे आपको 20% टैक्स लगेगा, यानी 10,000 रुपए। तो 10 20,000 रुपए ये हो गया, 4% सेस। तो यहां पर 20,800 की टैक्स लायबिलिटी आप पर आ जाती है अगर आप ओल्ड रिजिम में जाते हैं। तो ओल्ड रिजिम आपके लिए काम की नहीं है, इस केस में न्यू रिजिम में आपको जाना है। टीडीएस की बात करें तो कई बैंकें यहां पर सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट काट लेती है। 50,000 रुपया नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, 1 लाख रुपया सीनियर सिटीजन के लिए होगा। 10% टीडीएस रेट है। 60,000 रुपया इस केस में टीडीएस काट लिया जाएगा क्योंकि 50,000 1 लाख से ज्यादा है। अच्छा, रिफंड फाइल करके आप आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं तो रिफंड भी इसमें क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको टीडीएस नहीं काटना है, फॉर्म 121 जमा करें, टीडीएस नहीं काटा जाएगा, आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो सेविंग अकाउंट के बारे में सारा डिस्कशन हो गया। अब आ जाते हैं फिक्स डिपॉजिट पे। फिक्स डिपॉजिट पे बात करते हैं। यहां पर अगर आपकी गवर्नमेंट बैंक है, हम यहां पर ले रहे हैं 2 से 3 साल का। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करी है 2 से 3 साल की एफडी के अंदर आपको सबसे ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप 1 से 2 साल की करते हैं, ध्यान रखिएगा स्पेशल एफडी पे भी आपको ज्यादा मिलता है, 400 दिन की, 444 दिन में। तो हम अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं आपसे 2 से 3 साल के पीरियड के लिए जो है वो यहां पर एफडी करी है। तो उस केस में कैसे एनालिसिस होगा आइए जानते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें 5.25% मिलता है। यहां पर आपको 1 करोड़ 14 लाख रुपए डालने होंगे, तभी जाकर आपको हर महीना 50,000 रुपए मिलेगा। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें 5.95 यानी 1 करोड़ 84,000 रुपीज डालने होंगे। यूको बैंक की बात करें तो 6% में आपको 1 करोड़ रुपया डालना है। 1 करोड़ रुपया अगर आप यूको बैंक में डालेंगे 6% का ब्याज आपको मिलेगा, हर महीना 50,000 की इनकम आपकी बन जाएगी। इंडियन बैंक की बात करें 6.15% मिल रहा है। यहां पर आपको 2 से 3 साल के एफडी पर 97,56,000 आपको डालना होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 6.20% ब्याज मिल रहा है आपको 2 से 3 साल के एफडी में। 96,77,000 आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 6.25% मिल रहा है, जो अब तक सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। यहां पर आपको 96 लाख रुपीज डालना है। जितना ज्यादा ब्याज आपको देगी बैंक, उतना कम इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। हर महीना 50,000 रुपया आपको मिलता रहेगा।
पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया में 6.5% मिल रहा है, 6.30% मिल रहा है, 95,23,000 आपको डालना है। एसबीआई और इंडियन ओवरसीज बैंक में 6.40, 6.50, यहाँ पर आपको 93 लाख और यहाँ पर आपको 92 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब आ जाते बात करते हैं प्राइवेट बैंक के अंदर। एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक है जिसमें आपको 6.45% मिल रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ 93 लाख रुपीस जमा करना होगा। एक्सिस बैंक की बात करें तो 6.60 में 90 लाख रुपए जमा करने हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में 6.80 में आपको 88 लाख रुपीस जमा करने हैं। इंडस्ट्रियल यस बैंक की बात करें तो 6.90, 7%, यहां पर भी आपको 86 लाख 85,000 जमा करने होंगे। यहां पर आईडीबीआई बैंक की बात करें तो 6.5% ब्याज मिल रहा है, जो यहां पर थोड़ा कम ब्याज आपको दिया जा रहा है, 92 लाख रुपीस आपको जमा करने पड़ सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, सबसे ज्यादा ब्याज आपको यहां पर दिया जा रहा है, सिर्फ 92,75,000 आपको जमा करना है। आपको हर महीना 50,000 दिया जाएगा। केयू व्यास बैंक की बात करें 6.55%, 91 लाख रुपीस आप जमा करेंगे बैंक में, 50,000 रुपए आपको हर महीना मिलेगा। अब आ जाते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आप जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कम इन्वेस्टमेंट लगेगा, पैसा आपको हर महीना मिलेगा, ब्याज ज्यादा दिया जा रहा है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में 6.90 मिल रहा है, 86,95,000 जमा करना है। इक्विटास की बात करें तो 7% में आपको 85 लाख रुपीस जमा करना है। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये देखिए 3 बैंकें दे रही है 7.25, 7.25, एयू, उज्जवल और सूर्योदय। यहां पर आपको सिर्फ 82,75,900 रुपीस जमा करने होंगे। हर महीना आपकी इनकम जो है वो आती रहेगी 50,000 की। जना की उत्कर्ष की बात करें तो 7.5% दिया जा रहा है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट भी आपको 7.5% दे रही है, सिर्फ 80 लाख रुपए जमा करने हैं। एक बार 80 लाख रुपए डाल दीजिए, आपको 50,000 रुपया हर महीने घर बैठे बैठे मिलेगा। ईएसएफएम में 7.5% यानी 7.75% में 77 लाख, सबसे कम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको करना पड़ रहा है और यहाँ पर आपको हर महीना 50,000 रुपया दिया जाएगा। अच्छा, एफडी के रिलेटेड टैक्स कंप्लायंस की बात करें तो एफडी इंटरेस्ट आपका पूरा टैक्सेबल होता है। आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना है। न्यू रिजिम, ओल्ड रिजिम दोनों में आपको टैक्स लगेगा, डिपेंड करता है आप कौन से रिजिम लेते हैं। टीडीएस 10% कटेगा, पैन है, पैन नहीं है तो 20%, और लिमिट है 50,000 और 1 लाख की। इससे ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट जाता है तो टीडीएस कटेगा। टीडीएस नहीं काटना है तो फॉर्म 121 दिया गया है। एटीटीटी का फायदा मिल जाता है यहाँ पर ओल्ड रिजिम में 50,000 का फिक्स इंटरेस्ट पर, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट पे। 5 साल की एफडी में आपको 1.5 लाख का ओल्ड रिजिम में डिडक्शन मिल जाता है एटीसी का। अच्छा, 6 लाख के जितना इंटरेस्ट है तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। अच्छा, इसमें ड्रॉबैक एक ये है कि आपको सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है डीआईसीजी की तरफ से फिक्स डिपॉजिट के केस में। अच्छा, प्री मेच्योर विड्रॉल की बात करें तो यहाँ पर 0.5% से लेकर 1% की पेनल्टी लगती है, और हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन अगर हुआ, क्योंकि आप 80 लाख 90 लाख की एफडी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग जो वो हो सकती है, तो आपका सोर्स प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में बात करते हैं। 50,000 रुपया हर महीना कमाना है तो कितना निवेश करेंगे। आरडी स्कीम की बात करते हैं, 6.7% का ब्याज मिल रहा है। इसमें आपको 1,58 लाख रुपीस जमा करने होंगे, तब जाकर हर महीना 50,000 मिलेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें, पीपीएफ की बात करें, यहाँ पर आपका जो ब्याज है वो एग्जेम्प्ट होता है, 7.1% का ब्याज मिल रहा है। सिर्फ 91,80,000 आपको जमा करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है पीपीएफ के अंदर आप जो जमा करेंगे 1.5 लाख रुपए करेंगे। अच्छा, 1.5 लाख यानी 22,50,000 होगा। तो ऐसे 3 अकाउंट जो है वो आपको करने हैं फैमिली मेंबर्स के, 3 से 4 अकाउंट, तब जाकर आप इतना जमा कर पाएंगे। अच्छा, एफडी 1 साल के, 2 साल के, 3 साल की एफडी है, 6.9, 7%, 7.1%। यहां पर आपको 84,75,000 जमा करना होगा, यहाँ पर 83,50,000 और यहाँ पर 82,30,000। अच्छा, एमआईएस की बात करें तो यहाँ पर 9 अकाउंट होने चाहिए, 7.4% का रेट मिलेगा। यहाँ पर आपको 81 लाख रुपीस जमा करने हैं, तब जाकर आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। एमआईएस के अंदर 9 फैमिली मेंबर्स के आप अगर करते हो तब जाकर आप पैसा इतना कमा पाएंगे। एफडी की बात करें, 5 साल की एफडी है, 7.5% ब्याज मिल रहा है, 77,80,000 का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। अच्छा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें 8.2% मिलेगा, यहाँ पर आपको 73 लाख रुपीस जमा करने होंगे। 2 अकाउंट में 30-30 लाख रुपए, बाकी का जो बैलेंस होगा 13 लाख रुपया वो एक और अकाउंट, यानी टोटल 3 अकाउंट होने चाहिए, तब जाकर आपको 50,000 रुपया हर महीना मिलेगा। एनएससी की बात करें तो यहाँ पर 7.70%, यहाँ पर आपको सिर्फ 66,80,000 जमा करने होंगे, तब जाकर आप 50,000 रुपया कमाएंगे। किसान विकास पत्र स्कीम में सबसे कम है 57,50,000, सिर्फ 7.5%। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 115 महीने का पीरियड रहता है, तो आपका पैसा जो हर महीना आपको जो मिलेगा, लेकिन वो मैच्योरिटी के बाद।
अच्छा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट की बात करें तो 3 अकाउंट होने चाहिए जिसमें आपको 57 लाख रुपीस जमा कर पाएंगे, 8.2% का ब्याज मिलेगा। यहां पर देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 73 लाख जमा करना हो रहा है और सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 57 लाख। इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको नहीं मिलता है। अच्छा, टैक्सेबिलिटी की बात करें तो आरडी आपके लिए पूरी टैक्सेबल है, टीडीएस नहीं लगेगा। इंटरेस्ट जो है वो आपको आईटीआर में दिखाना है। 1 से लेकर 5 साल की एफडी का जो ब्याज है वो टैक्सेबल होगा। 5 साल की एफडी में आपको एटीसी का फायदा मिल जाता है ओल्ड रिजिम में। एमआईएस इंटरेस्ट की बात करें तो ये पूरा टैक्सेबल है, एटीसी का फायदा आपको नहीं मिलता। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट टैक्सेबल रहता है। टीडीएस 1 लाख से ज्यादा हुआ तो आपका टीडीएस कटेगा, टीडीएस बचाना 121 फॉर्म आप जमा कर सकते हैं। एटीसी का भी फायदा आपको 1.5 लाख का मिल जाता है। किसान विकास पत्र स्कीम में इंटरेस्ट टैक्सेबल है, टीडीएस नहीं लगेगा, ना ही कोई एटीसी का फायदा मिलेगा। अच्छा, पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना में इंटरेस्ट आपका टैक्स फ्री होता है, ट्रिपल ई का फायदा मिलता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैच्योरिटी आती है, इंटरेस्ट आता है, पूरा का पूरा आपका टैक्स फ्री है। एनएससी की बात करें तो एनएससी का इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होता है, लेकिन पहले 4 साल में आपका इंटरेस्ट री इन्वेस्टमेंट होता है, इसकी वजह से एटीसी का फायदा आपको 1.5 लाख का मिल जाता है। 5वें साल में आपको नहीं मिलेगा। टीडीएस का नियम ध्यान रखिए, कोई भी टीडीएस पोस्ट ऑफिस स्कीम में नहीं लगेगा, सिर्फ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगेगा और जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू। प्रॉपर्टी पर रेंट कितना आपको करना है, 50,000 रुपया हर महीना अगर रेंट कमाना है तो कितनी प्रॉपर्टी की आपको वैल्यू यानी कितनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हमने कुछ सिटी यहाँ पे लिए, गुड़गांव हो गया, पुणे, नोएडा, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, सभी में हमने यील्ड निकाला है। अच्छा, ये यील्ड अगर गुड़गांव की बात करें तो 2% से लेकर 8% तक का यहाँ पर रेंट इनकम होती है। अच्छा, अब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि रेंट इनकम 50,000 रुपया हर महीना मिलेगी। मान लीजिए आपको 2% का अगर रेंट इनकम मिल रही है तो वहां पर आपको 3 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब जाकर 2% आपको मिल रहा है। अच्छा, 8% मिल रहा है यानी आपने 75 लाख रुपया निवेश किया है, तब जाकर आपको 8% मिल रहा है। तो इसी के बेसिस पर 75 लाख पर अगर 8% पकड़े तो हर महीना 50,000 रुपया आपको दिया जाएगा। इसी तरह से पुणे की बात करें तो 2.5% और 6.5% मिल रहा है आपको, तो 2 करोड़ 40 लाख रुपया आपको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है और मिनिमम आपको 95 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। इसी की तरह नोएडा, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपको रेंट की इनकम जो है वो कम आ रही है, यील्ड अगर कम है, ऐसी जगह पर आपने घर लिया है जहां पर कोई रेंट पर दे नहीं रहा है या वहां पर जो है रेंट जो बहुत कम है, इसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा है लेकिन आपको पैसा अगर 50,000 रुपया चाहिए तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसी जगह पर जहां पर 2% 3% मिल रहा है, वहां पर अगर आपने कोई मकान लेकर रखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा 50,000 रुपया हर महीना उधर से निकालना है तो आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपको इंटरेस्ट या रेंट इनकम जो है वो ज्यादा परसेंटेज में मिल रही है, वहां इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो 50,000 रुपया हर महीना निकाल पाओगे। अच्छा, इसकी टैक्सेबिलिटी की बात अगर करें तो रेंट जो है वो आपके हाउस प्रॉपर्टी में होता है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है दोनों रिजिम में। अच्छा, होम लोन इंटरेस्ट लेट आउट के केस में भी आपको दोनों रिजिम में मिल जाता है। मल्टीपल टैक्स पेड अगर आपने किया है, दोनों रिजिम में आपको फायदा मिलता है। टीडीएस 2% रेसिडेंशियल है, कॉमर्शियल है तो 10% यहां पर कटता है 50,000 रुपए से ज्यादा या फिर 6 लाख रुपए से ज्यादा पूरे साल में। 17 लाख तक कोई रेंट यहां पर नहीं लगेगा। न्यू रिजिम अगर आप जाते हैं 17 लाख माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 11,90,000 की छूट आपको मिल जाती है, 12 लाख के अंदर है। कोई डेप्रिसिएशन का फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको लॉस होता है तो 2 लाख ही आपके अदर इनकम के सामने सेट ऑफ होगा, बाकी 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर आपकी है उस पर कोई भी रेंट दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है 2026 से, ना ही कोई एक्सपेंस का फायदा मिलेगा। अगर आप कोई रिपेयर इंश्योरेंस करवाते हैं, सैलरी एक्सपेंस है, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं म्यूचुअल फंड में। अगर आप SWP करते हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करने पर 50,000 रुपये आप फंड बना पाएंगे हर महीना। मान के चलते हैं यहाँ पर हमने इक्विटी डेप्थ यानी हाइब्रिड फंड के अंदर निवेश किया है। ये थोड़ा सा रिस्क कम होता है इसमें। अगर आप इक्विटी में करते हैं, लार्ज स्मॉल कैप में करते हैं वहां पर रिस्क ज्यादा होता है, मिड कैप में करते हैं तो वहां पर रिस्क मीडियम होता है और लार्ज कैप में करेंगे तो थोड़ा कम होगा। लेकिन हमने यहाँ पर इक्विटी और डेप्थ दोनों में निवेश करके देख रहे हैं। अगर मान लीजिए 10, 11, 12% का इंटरेस्ट हमें रिटर्न मिल जाता है
50,000 रुपया हम हर महीना SWP से, अच्छा SWP का मतलब है SIP का मतलब है आप हर महीना जो है वो कुछ ना कुछ पैसा 5,000 10,000 रुपया म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। SWP का मतलब है आप विड्रॉ कर रहे हैं म्यूचुअल फंड से, हर महीने आप कुछ ना कुछ विड्रॉ कर रहे हैं। आपका जो फंड पड़ा हुआ है, एक बार आपको फंड डालना, उसमें से आपको हर महीना जो है वो पेंशन आती रहेगी। तो 50,000 रुपया मान के चल रहे हैं, यानी 5 साल में या साल भर में आपने 12 लाख रुपए, 6 लाख रुपए साल में, और 5 साल में आपने 30 लाख रुपए जो वो निकाले हैं। अच्छा 10%, 11% और 12% का अगर आपको रिटर्न मिलता है, तो इस केस में अगर आप 50,000 रुपए निकालते हैं तो आपको 60 लाख रुपया डालना होगा SWP में। आप निकालेंगे 50,000 रुपया, यानी 5 साल में आपने 30 लाख रुपए निकाले, और आपका 5 साल के बाद फंड कितना होगा? 58 लाख का। क्योंकि यहां पर आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, आपका जो फंड है, भले ही आपने पैसा निकाल लिया, पूरा का पूरा पैसा क्यों ना निकाल लिया हो, लेकिन यहां पर जो रिटर्न है, आपका जो मार्केट है, म्यूचुअल फंड जो है वो आपको बेनिफिट देता है, इसकी वजह से आपका जो फंड है वो बढ़ जाता है। अच्छा 11% का अगर रिटर्न निकला अगर आपका, तो आपको 54,54,000 रुपए डालने होंगे। 50,000 रुपए हर महीना आप विड्रॉ कर सकते हैं, और 5 साल के बाद आपका फंड हो जाएगा 53 लाख का। अच्छा अगर 12% रेट है अगर किसी का, तो यहां पर आप 50 लाख रुपया डाल सकते हैं। 50,000 रुपया हर महीना आप निकालेंगे, उसके बाद भी 5 साल के बाद आपका 48 लाख का फंड होगा। अच्छा ये कुछ रियल डाटा हमने लिया हुआ है, निप्पॉन इंडिया मल्टी स्टेट एलोकेशन फंड, इस फंड ने पिछले 5 साल में 17.63% रिटर्न दिया है। अच्छा ये एक्चुअल डाटा है, ठीक है। अब 50,000 रुपया अगर आप इसमें SIP करते, 50,000 रुपया डालते, तो 34 लाख रुपया आपको एक बार में डालना था। हर महीने 50,000 आप निकालते, उसके बाद फंड कितना होता आपका? 5 साल के बाद 30,68,000 रुपये, यानी पूरा का पूरा 30 लाख रुपया निकालने के बाद 4 लाख रुपया बचना चाहिए था, लेकिन अभी भी आपका जो फंड है वो 30,68,000 रुपये है, यानी और 5 साल के लिए आप पैसा वापस निकाल सकते हैं। तो SWP का ये फायदा होता है कि यहां पर अगर मार्केट बराबर चल रहा है या ज्यादा है, तो उस केस में आपको फायदा मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर पहले ही 2-3 साल के अंदर मार्केट डाउन रहा, तो इस केस में मान लीजिए ये फंड आपका हो गया आधा, और उसमें से आप 50,000 रुपये और 6-6 लाख रुपया साल में निकाल रहे हैं, तो आपका फंड जो है वो बहुत जल्दी जीरो हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये SWP तभी वर्क करेगा जब आपका मार्केट जो है वो या तो बराबर चल रहा है या फिर अपवर्ड चल रहा है, तो आपको फायदा देगा। अगर वो डाउनवर्ड हो रहा है, तो उस केस में आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। अच्छा HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में 17.75% का रिटर्न आपको 5 साल में दिया गया है। 33,80,000 आपको जमा करना है। 50,000 रुपए हर महीना आप विड्रॉ करेंगे, 30 लाख का फंड 5 साल के बाद आपको मिल जाएगा। अच्छा ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड है, जिसमें 19.67% का ब्याज मिला है। 30,50,000 डालेंगे और 5 साल के बाद आपको 26,63,000 रुपए मिलेगा, और हर महीना 50,000 तो विड्रॉ आप कर रहे हैं, 30 लाख तो ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वांट मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड, इसमें 23.31% आपको रिटर्न मिलेगा। 25 लाख रुपए 74,000 डालना है। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट कितना कम करना पड़ रहा है। 50,000 रुपया हर महीना आप निकाल रहे हैं, और फंड भी आपका उतना ही रह रहा है। जबकि आप सेविंग की बात करें, FD की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, वहां पर आपको 1 करोड़ के ऊपर ही पैसा डालना है। 90 लाख 80 लाख से ज्यादा ही पैसा डालना है, वहां पर आपको कम नहीं डालना है। लेकिन यहाँ पर आपका 30-40 लाख के अंदर जो है अच्छा खासा 50,000 रुपया महीना बन भी रहा है, और 5 साल के बाद फंड भी जमा हो रहा है। SBI चिल्ड्रन फंड की बात करें तो 27% का रिटर्न दिया है इसने 5 साल में। 22 लाख रुपया सिर्फ आपको डालना, 50,000 रुपया हर महीना मिलेगा, और 16 लाख रुपया आपको 5 साल के बाद मिलेगा। अच्छा SBI मैग्नस चिल्ड्रन बेनिफिट है, 32% का रिटर्न मिला है। सिर्फ 18 लाख अगर कोई जमा करता, तो उसे हर महीना 50,000 तो मिलता है, यानी 30 लाख तो आपने निकाल लिए, उसके बाद भी 7 से 8 लाख रुपए आपके फंड में पड़े रहेंगे। तो SWP जो है वो सेविंग अकाउंट, FD, प्रॉपर्टी सभी को पीछे करके अगर आप इसमें निवेश करते हैं, पैसा निकालते जाओ, लेकिन आपकी जो बकेट है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। आइए इसकी टैक्सेबिलिटी देख लेते हैं। SWP पूरा का पूरा 50,000 टैक्सेबल नहीं होगा, जो भी गेन पोर्शन होगा वही आपका टैक्सेबल होगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर उसमें है पार्ट, तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% और 1,25,000 तक का आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। अच्छा 1 साल से ऊपर हुआ अगर, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, 20% का गेन लगेगा। डेब्ट म्यूचुअल फंड की बात करें, 1 अप्रैल के बाद आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा, कैपिटल गेन का फायदा नहीं मिलेगा। और अगर 1 अप्रैल से पहले है तो 20% लगता है विद इंडेक्सेशन के साथ। अच्छा प्रिंसिपल पोर्शन आपका टैक्स फ्री रहता है, कोई TDS इस पे नहीं लगेगा, चाहे रेसिडेंट इंडियन क्यों ना हो। SWP पे ध्यान रखिएगा,
कोई भी टीडीएस आपका नहीं काटा जाता। अच्छा, यहां पर जो टैक्स है वो ओवर द पीरियड कम होता रहता है क्योंकि आपका जो फंड है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एसडब्ल्यूपी आप तभी करें जब मार्केट स्टेबल हो या मार्केट अपवर्ड जाए। जैसे कि कोविड के बाद, कोविड के टाइम जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया एंड जिन्होंने एसडब्ल्यूपी करवाया, उनका जो फंड है वो यहाँ पर मान लीजिए 1 करोड़ है तो 2 करोड़ से ज्यादा हो गया है, उन्होंने 50,000 निकालने के बाद भी। लेकिन अगर जिन लोगों ने पैसा डाला और डालते ही मार्केट नीचे चला गया 1-2 साल के लिए, तो उस केस में आप, एक तो मार्केट डाउन हो गया, आपका पैसा 50% कैपिटल कम हो गया, इसके बाद आप 50,000 रुपया और हर महीना निकाल रहे हैं तो आप अपना कैपिटल और कम कर रहे हैं। तो उस केस में अगर मार्केट वापस अपवर्ड नहीं हुआ तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल 0 हो सकता है। तो एसडब्ल्यूपी तभी वर्क करता है जब मार्केट जो है वो बूम होता है या फिर मार्केट स्टेबल होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।